तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एंटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट क्या होता है। तो सेट का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एलिमेंट को एक जगह कलेक्ट करना या फिर एक जगह लिखना या फिर एक जगह इकट्ठा करना, उसे सेट कहते हैं। लेकिन वो जो है एकदम वेल डिफाइंड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वो जो है एकदम डिटेल मैनर में होना चाहिए। उसकी कोई एक उसको जो है वो एकदम एक्सप्लेन होना चाहिए। और अगर उस सेट को अगर कोई और भी बनाएगा तो वो एज इट इज़ जो आपने बनाया उसके जैसा होगा। जैसे अगर एग्जांपल लें तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है पूरे साल में आने वाले महीनों के नाम का एक सेट बनाइए, तो आप क्या क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। अगर आप अपने किसी दोस्त को कहोगे कि तू जो है पूरे ईयर में जो आने वाले मंथ है उनके नामों का सेट बना, तो वो भी ये लिखेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो वही तो ये जो है एक सेट कहलाया जाएगा, यानी कि महीनों का नाम जो है एक सेट कहलाया जाएगा, क्योंकि ये एकदम वेल डिफाइंड फॉर्म में है। इसको आप जो लिखे हो, आपने जो नाम लिखा है, यानी आपने जो सेट बनाया है इन महीनों के नाम का, वही आपका दोस्त बनाएगा। या फिर आप किसी अपने टीचर को कहोगे या फिर किसी को भी आप कहोगे सेट बनाने के लिए, तो वो वही बनाएगा। तो ऐसी ही एक और एग्जांपल है। अगर हम बोले कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, किसका बनाना है? नेचुरल नंबर्स का हमें सेट बनाना है। मैंने आपको कहा कि नेचुरल नंबर सेट बनाओ, तो आप ये बनाओगे 1 2 3 4 5, फिर ऐसे इन्फिनिटी तक, है ना। और अगर आप अपने दोस्त को बोलोगे कि नेचुरल नंबर का सेट बना कर दे, तो वो भी जो है इसी को यही लिख के देगा। तो यानी कि ये एक सेट, तो मैथ्स की भाषा में ये एक सेट कहलाएगा, क्योंकि ये एकदम वेल डिफाइंड है। और इसमें जो है हमने एलिमेंट्स को कलेक्ट, या फिर एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ें है इसको हमने कलेक्ट कर रखा है, और ये एकदम वेल डिफाइंड है। आप बनाओ, आप अपने दोस्त को बनाने के लिए बोलो, ये मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट बनाने के लिए बोलो, या फिर किसी का भी बोलो, तो वो यही सेट बनाएगा, इसलिए वो एकदम वेल डिफाइंड है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेट है इसमें इसको क्या कहते हैं और इन नंबरों को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो हमारा ए है, इसको जो है हम जो है सेट का नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? नोटेशन। और ये याद रखना, ये जो कोई भी अल्फ़ाबेट से हो सकता है, लेकिन ये जो है कैपिटल होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए? कैपिटल। आप कोई भी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हो नोटेशन के लिए। बी यूज़ कर सकते हो, सी यूज़ कर सकते हो, डी, एक्स, वाई, जेड, जो आपको यूज़ करना वो कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फिर अब हम बात करें तो ये जो होते हैं किसी भी सेट के, ये जो है एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, या फिर आप इसे मेंबर्स भी कह सकते हो। एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ सेट, ठीक है ना। ये एलिमेंट या फिर मेंबर होते हैं सेट के। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेसिफिक सेट्स, यानी कुछ स्पेसिफिक सेट्स हैं जिनका की जो नोटेशन है, यानी कि ये हमारा नोटेशन होता है इसको फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि हमारा पहला जो है एन है, यानी कि सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी अगर हम नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाएंगे या फिर नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे, तो वो जो है हमेशा एन से डिनोट किया जाएगा, यानी उसके लिए हमेशा एन नोटेशन यूज़ किया जाएगा। फिर अगला आता है हमारा डब्लू। तो अगर आप जो है होल नंबर्स का सेट बनाओगे, तो उसके लिए हम जो है डब्लू का यूज़ करेंगे, उसके नोटेशन के लिए हम जो है डब्लू का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा जेड और आई। हम ये दोनों जो नोटेशन है ये हमारे जो इंटीजर का जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारा क्यू, ये जो है हमारे रैशनल नंबर्स के लिए है। फिर हमारा ई जो है हमारा इवन इंटीजर्स के लिए है। फिर ओ जो है हमारा ऑड इंटीजर्स के लिए है। और आर जो है हमारा रियल नंबर्स के लिए है। अब हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स, यानी कि कोई भी सेट के किसी भी एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम इन सिंबल का यूज़ करते हैं। ये एक ग्रीक सिंबल है जिसको जो है हम एप्सिलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एप्सिलॉन। हम जो है इन्हें जो है एप्सिलॉन कहते हैं। और ये वाला जो साइन है इसे हम एप्सिलॉन नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नोट। इनका काम, जैसे मैंने बताया कि कोई भी सेट जो होता है, कोई भी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं।
दर्शाने के लिए कि वो जो एलिमेंट है वो उस सेट का है। चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट जो है मान लेते हैं शुरुआती 5 नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये सेट है हमारा। तो अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है कि 4 जो है ए का जो है 4 जो है ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। हाँ, और एक और चीज़ है, ये जो सेट ए, ये जो एप्सिलन है, इसका यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे मीनिंग बताऊँ क्या है। इसका मीनिंग है यहाँ पे या तो इसका जो मीनिंग है वो है या तो बिलोंग्स टू, या तो मेंबर ऑफ, या फिर एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना। यानी कि इस जो एप्सिलन का है यहाँ पे मीनिंग है बिलोंग्स टू कह सकते हैं, या फिर मेंबर ऑफ, या फिर एलिमेंट ऑफ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो 4 जो है ये बिलोंग करता है ए सेट को, या फिर ये मेंबर है ए सेट का, या फिर एलिमेंट है ए सेट का। ऐसे ही अगर हम अब ये देखते हैं कि हम एप्सिलन नोट को कहाँ यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 15, तो आप बताइए 15 जो है ये इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है ना। तो इसलिए जो है हम इसको दिखाने के लिए कि ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे एप्सिलन का साइन लगाते हैं, उसको काट देते हैं और यहाँ इसके आगे हम ए लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 15 जो है ये सेट ए को बिलोंग नहीं करता, या फिर ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, या फिर सेट ए का मेंबर नहीं है, ठीक है ना, समझ आया ना। ये जो सेट है हम इन्हें ना 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो है रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसे टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। तो अब हम देखते हैं इन दोनों को कि कैसे जो है इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म को पढ़ते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में अगर हमको किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए जो है हम जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं, अभी तक हम जितना भी हमने किया ना, पीछे हमने सेट को रिप्रेजेंट किया, वो जो है रोस्टर फॉर्म में था। इसमें होता क्या है, इसमें जो है हम एलिमेंट्स को जो है कोमा से सेपरेट करते हैं, और जो है उसे इसके अंदर क्या बोलते हैं, इनको करली ब्रैकेट कहते हैं, इनको करली ब्रैकेट के अंदर जो है इनक्लोज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन 10, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन 10, तो आप देख सकते हो इसको जो है करली ब्रैकेट से सेपरेट किया गया है, साथ ही साथ करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया गया है, साथ ही साथ इन्हें कोमा से जो है सेपरेट किया गया है। तो इसको जो है हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे, और साथ ही साथ इन्हें टेबुलर फॉर्म भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक टैब की तरह होते हैं लंबे से, है ना, इसलिए। अगला एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे है एक सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसके अंदर हमारा क्या क्या है, 2 4 6 और ये अनगिनत तक जाएगा। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया है, कोमा लगा के और बाद में जो है करली ब्रैकेट के अंदर हमने इनक्लोज किया है, इसलिए जो है ये एक रोस्टर फॉर्म है। अब इसके बाद जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म आता है, या फिर हम उसे रूल मेथड भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, मान लो कि मैंने आपको कहा कि आप ना फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाइए। तो आप अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 से लेके 100 तक आपको लिखना पड़ेगा। तो उतना लंबा ना लिखते हुए हम जो है सेट बिल्डर मेथड का यूज़ करके, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करके सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे हमारा जो टाइम एकदम बच जाएगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि 100 तक हमको लिखना है, तो उन सब नंबर को ना लिखते हुए हम डायरेक्ट जो है एक्स लिख देते हैं और उसको जो है करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। यही हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। लेकिन आप अब सोच रहे होंगे कि एक्स लिखने से कैसे काम चल जाएगा। आप सही सोच रहे हैं, एक्स को हमको जो है रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है, यानी कि हमको बताना पड़ता है कि एक्स है क्या, इसको डिफाइन करना पड़ता है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक्स लिखने के बाद आप जो है कॉलन, ये 2 डॉट है, इनको हम कॉलन कहते हैं। वैसे इसका मीनिंग यहाँ पे जो है सच दैट है, क्या है, सच दैट। इसको लिखने के बाद जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ये एक्स जो है किस चीज़ को किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स जो है नेचुरल नंबर है, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 1 के इक्वल है,
और x जो है 1 के इक्वल और उससे बड़ा है, और साथ ही साथ जो है x जो है छोटा है और इक्वल है 100 के। तो ये जो हमने अभी लिखा है ये जो है ये x को डिफाइन करता है। इस आप ये लिख के आ जाओगे ना तो ये आपका वो सेट बन जाएगा 1 से लेकर 100 तक। अब हम चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो मान लो कि एग्जांपल है, हमको जो है इंग्लिश के वोवल्स जो होते हैं उनका हमको सेट बनाना है। तो सबसे पहले हम रोस्टर के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमको जो है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कॉमा से सेपरेट करना होता है और जो करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करना होता है। तो ये जो है हमने इंग्लिश वोवल्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें वो सीखते हैं। तो सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है खुद इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। तो इसको जो है हम सिंपली क्या करते हैं, हम x लिखते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं जिसका मतलब होता है सच दैट, फिर जो है हम x को डिफाइन कर देते हैं जैसे कि x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल जो है नेचुरल नंबर्स का है, पहले 5 से नेचुरल नंबर्स का। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में पहले 5 नेचुरल नंबर का कैसे सेट बनाएंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए लिखेंगे और फिर बाद में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। आप देख हमने इन्हें जो है कॉमा से सेपरेट किया और करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया है। और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को जैसे मैंने बताया था हम जो है इसे x से रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर x को डिफाइन कर देंगे जैसे कि x इज ए नेचुरल नंबर और फिर बता देंगे कहाँ से कहाँ तक है 1 है। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि 1 जो है लेस देन और इक्वल टू x है और 5 और जो x जो है वो क्या बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू 5 है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमारे कुछ इस तरह ये हमारा जो है टाइप्स ऑफ सेट है। पहला जो है हमारा इनफाइनाइट टाइप ऑफ सेट, पहला हमारा इनफाइनाइट सेट्स है, फिर दूसरा हमारा फाइनाइट, उसके बाद एम्प्टी सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब हम जो है इन सभी सेट को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फाइनाइट सेट्स पढ़ेंगे। तो आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, फाइनाइट सेट यानी ऐसा सेट जिसके अंदर जो है फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक लिमिट अमाउंट में या फिर काउंटेबल बोल सकते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेंबर्स हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एक सेट है ए जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 और 4 है। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ हो या फिर फाइनाइट यानी कि इतने इसमें एलिमेंट है कि हम उसे गिन सके 1 2 3 4 ऐसे कर गिन सक रहे हैं ना। इसलिए ये फाइनाइट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है 4 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको हम जो है फाइनाइट सेट कहेंगे क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फिर अब इसके बाद हमारा आता है, फिर अगला हमारा इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स के नाम से आप समझ रहे हो यानी कि अनकाउंटेबल। ऐसे सेट जो कि फाइनाइट नहीं हो, उनके अंदर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उनको जो है हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट है मान लो बी मान लेते, अब क्या पहले ए हमने ए मान चुका है। तो अब मान लो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स मान लो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते ये जो है अनगिनत है, अनलिमिटेड है। इसलिए जो है इस सेट को जो है हमने इनफाइनाइट सेट कहा है। तो समझ में आ गया इसका जो मेन यही है कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब इनफाइनाइट सेट्स के बाद जो हमारा अगला जो सेट है वो है हमारा एम्प्टी सेट, या फिर जिसे हम null सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना कि आप जो इन तीनों नाम को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये जो है किसी भी नाम से आ सकता है। वॉइड सेट करके भी पूछ सकता है, null सेट करके भी पूछ सकता है और एम्प्टी सेट करके पूछ सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये जो एम्प्टी सेट या फिर null सेट या फिर जो वॉइड सेट होते हैं, ये एक ऐसे सेट है जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं होता, यानी इनके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है।
और इनको जो है हम एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है फाई। इसको जो हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम ऐसे सिर्फ करली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है, इसका एग्जांपल जो है, मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे को ऐसा एक नेचुरल नंबर बताइए जो कि 1 से कम हो, यानी लेस देन 1 हो। तो ऐसा कोई है क्या नेचुरल नंबर? नहीं ना। तो हमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें हमको नेचुरल नंबर का एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कि जो नेचुरल नंबर हो वो लेस देन 1 हो। तो लेट ए बी ए नेचुरल, लेट ए बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसमें जो है नेचुरल नंबर जो है लेस देन 1 हो। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो लेस देन 1 हो नहीं सकते। तो ये जो सेट होगा हमारा नुल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट कहलाएगा। इसको हम सिंपली ऐसे करली ब्रैकेट से या फिर ग्रीक सिंबल फाई से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अगला हमारा जो है सेट वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो है आपस में इक्वल हो। यानी मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो जो है बी सेट के अंदर भी हैं, तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो एग्जांपल से शो करता हूँ। मान लो कि एक सेट एक्स है जिसके की एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं, और एक और सेट ले लेते हैं वाई जिसके एलिमेंट्स मान लेते 1 2 2 3 4 5 है। अभी मैंने कहा कि इक्वल सेट वो होंगे जिनके एलिमेंट्स जो हो सेम हो दोनों में। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे सेम है, इसके अंदर तो 2 बार 2 आए हैं, वहाँ पे केवल एक ही है। तो ये याद रखना, जब भी अगर कोई भी एक एलिमेंट या फिर कोई एक मेंबर 2 बार रिपीट हो तो हम उसे 2 बार नहीं मानते, केवल 1 बार मानते हैं। तो हम इस दोनों, ये 2 बार 2 लिखा गया है तो हम इसे केवल एक ही मानेंगे ऐसे। तो अब बताइए ये और ये आपस में इक्वल है या नहीं? ये दोनों है ना इक्वल। तो ये दोनों फिर जो है ये दोनों जो है इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इनको जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हमारा आता है, अब अगला जो हमारा 5वां जो है वो है हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट और जो इक्वल सेट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस जो है एकदम अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है बच्चे इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको जो एकदम अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चे जो है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में जो है एक सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं इक्वल होते हैं दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ मेंबर्स के। तो इनके बीच का जो कार्डिनल नंबर जो होते हैं ना इनके मेंबर्स के, वो सेम रहता है। यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इन ईच सेट वो आपस में इक्वल रहते हैं। तो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, शायद ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मान लो कि एक सेट ए है जो कि जिसके अंदर की लेटर है, किसका लेटर है? एक लेटर ऑफ फ्लावर, लेटर ऑफ फॉलो। और दूसरा हमारा सेट है लेटर ऑफ फ्लो। तो मैंने भी बताया था कि अगर कोई भी चीज़ किसी भी सेट में कोई भी अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे हम एक बार ही लिखते हैं। तो इस सेट ए को हम क्या लिख सकते हैं? लेटर ऑफ FOLW। तो इसके अंदर कौन कौन से लेटर है? इसके अंदर है F है, O है, L है, W है। और इसके अंदर कौन कौन से है हमारे? बी के अंदर भी हमारे क्या है? F है, L है, O है, W है। तो ये दोनों आपस में जो है इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ना कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। मेरी बात पे एकदम गौर करना।
एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 है इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है। तो ये जो है आप आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारा जो है एक सेट हमारा बी है, मान लेते हैं एक हमारा सेट बी है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है हमारे वो हैं 1 2 3 एंड 4, और एक हमारा सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे 5 6 7 8। तो आप मुझे बताइए कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं। मैंने ऊपर जो कहा उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा अच्छी तरह कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ना कि एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट में ऐसा होना है। तो एक बार आप मुझे वीडियो को पॉज करके बताइए कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा कि ये इक्विवेलेंट है नहीं। तो इसका आंसर ये है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। कितने? 4 एलिमेंट्स। हम ये नहीं देख रहे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं, हम ये देख रहे कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 1 2 3 4, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स है ना। तो ये जो है ऊपर जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है। तो यानी ये दोनों आपस में जो है इक्विवेलेंट है, यानी बी इज इक्विवेलेंट टू सी। और जो है हम इसको एक और तरीके से शो करते हैं, यानी कि अगर दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि बी इज इक्विवेलेंट टू सी, या फिर हम इसे दिखा सकते हैं, इन दोनों का जो मतलब है वो है, इसको हम मतलब पढ़ते हैं हम इसे, ए इक्विवेलेंट टू बी। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर अगला जो हमारा अगले सेट में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो कुछ इस प्रकार है। पहली चीज़ जो याद रखने की है वो यही है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, कि राइट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट वंस एंड ओनली वंस। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार रिपीट हो, जैसे मैंने पीछे बताया था, पीछे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2 बार रिपीट हो रहा है ना। इसको फिर हमने एक बार ही लिखा था यहाँ पे। तो इस नोट में भी यही कहा गया है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट जो है अगर 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो तो उसे केवल एक बार ही लिखना है, 2 बार उसे कंसीडर नहीं करना, केवल उसे एक बार ही लिखना है, एक बार ही कंसीडर करना है, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि इक्वल सेट जो होते हैं हमेशा आपस में जो है इक्विवेलेंट होते हैं, यानी इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट रहते हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो ज़्यादा कर जो है होते हैं इक्वल वो भी, लेकिन ज़्यादा कर नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट जो है जो कि याद रखने लायक है वो है कि जो 2 एम्प्टी सेट होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। एम्प्टी सेट जो है हमेशा आपस में इक्वल रहते हैं। और उसके बाद है हमारा, अगर 2 इनफाइनाइट सेट जो होते हैं वो हमेशा आपस में इक्विवेलेंट रहते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया ना तीनों पॉइंट। इसमें ये है कि इक्वल सेट जो है हमेशा इक्विवेलेंट रहता है, लेकिन इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। दूसरा है कि जो एम्प्टी सेट होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल रहते हैं। फिर तीसरा ये है याद रखना। तो अब हमारा आता है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट मतलब कि ऐसा सेट जो कि किसी बड़े सेट का पार्ट हो, यानी कि उसके जो बड़ा सेट जो है उसी के एलिमेंट्स में से 1-2 निकाल के जो है हमने दूसरा सेट बनाया, तो वो जो दूसरा सेट जो है वो पहले वाले का जो है सबसेट कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक सेट ए है नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और मैंने यहाँ पे एक और सेट ले लिया 2 4 5 10। तो मैंने ये एक सेट ले लिया, ये एक सेट है, ये एक सेट है। तो आप मुझे बताइए कि ये जितने भी मैंने यहाँ नंबर लिए हैं ये इस वाले सेट के अंदर है या नहीं है ना। ये वाला नंबर इस सेट के अंदर भी है, यानी कि ये वाला जो सेट है वो इस सेट का जो है पार्ट है एक। तो यानी कि ये जो सेट है फिर इसका ये ए का जो है सबसेट कहलाएगा, ठीक है ना।
ये जो बी जो है ए का जो है सबसेट कहलाएगा। अब देखते हैं कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर ये बी जो है सी ए का सबसेट है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एक लंबा सा सी बना दीजिएगा बीच में बस इनके। इसका मतलब यही है कि इज ए सबसेट, इसका मतलब है ये इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि बी जो है सबसेट है ए का। अब वो मतलब कि वही कि बी जो है पार्ट है ए का, जैसे कि ये जो हमारा सेट था वो इसी से आया था ना, इसलिए। फिर अब इसके बाद जो है कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारा ये है कि मान लो कि एक सेट है हमारा एक्स, मान लेते हैं एक सेट है हमारा किसका, अल्फ़ाबेट्स का। एक सेट है हमारा अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है ना। और एक हमारा सेट है दूसरा वोवल्स का, वोवल्स। तो आप मुझे बताइए कि ये जो वोवल्स जो है, ये एक सेट वाई जो है वोवल्स का, ये इस सेट ए का जो है सबसेट कहलाएगा या नहीं? सोचिए और बताइए। हाँ, आपने सही सोचा है। ये जो वाई जो है एक्स का जो है सबसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी वोवल्स है ए ई आई ओ यू, जितने भी वोवल्स है वो सारे के सारे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से ही निकले, यानी कि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के ही जो है पार्ट हैं। इसलिए ये जो है हमारा वोवल जो है एक्स का जो है सबसेट कहलाएगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। जो कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं वो पहला ये है कि जो एम्प्टी सेट जो होता है वो आप अपने ही जो है जो एम्प्टी सेट्स जो होते हैं वो अपने ही जो है सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? एम्प्टी जो सेट होते हैं वो अपने इटसेल्फ के जो है अपने आप के जो है सेट होते हैं, सबसेट होते हैं। फिर अगला जो पॉइंट समझने वाला है, जो एम्प्टी सेट, नल सेट, जो भी कहो आप, वॉइड सेट, वो जो है जितने भी हमारे सेट्स हैं उन सब का जो है सबसेट होते हैं। यानी कि जो एम्प्टी सेट है वो हमारे इसका ये जो हमने लिखा था एक्स सेट जो है अल्फ़ाबेट्स का, इसका भी वो जो है नल सेट हमारा सबसेट होगा और इसका भी होगा। यानी कि जितने भी हम सेट बनाएंगे ना, जो एम्प्टी सेट है वो उसका जो है सबसेट तो होगा ही। ठीक है ना, समझ आया? अब अगला जो है अगला जो सेट है वो है हमारा सुपर सेट। तो अगर मान लो कि जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी के, तो जो बी जो है हमारा जो है सुपर सेट कहलाया जाएगा सेट ए के। समझ में आया ना? इसको रिप्रेजेंट जो है हम इस तरीके से करते हैं। इसका मीनिंग होता है सुपर सेट ऑफ, इसका बी जो है सुपर सेट है ए का। ठीक है ना, समझ आया? अब हमारा जो अगला जो सेट है वो है हमारा पावर सेट। तो पावर सेट को एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल है हमारा, एक सेट है हमारा ए, किस का है, 1 का, 2 का, 3 का। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सेट ए है इसके कौन कौन से सबसेट होंगे, इसके सबसेट का ग्रुप बताइए। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि एम्प्टी सेट जो है वो जो है सभी का जो है सबसेट होता है। फिर उसके बाद 1 जो है, क्योंकि 1 जो है पार्ट है इस सेट ए का, इसलिए ये भी इसका सबसेट होगा। 2 होगा, 3 होगा, और 1, 2 होगा, 2 और 3 होगा, 3 और 4 होगा, साथ ही साथ 1, 2 और 3 भी होगा। तो हमने जो है इसके जितने भी सबसेट लिखे, अब हम जो है इसे एक ब्रैकेट के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये जो पूरे के पूरे जो है ना इस सेट के जो है पावर सेट कहलाएंगे, और इससे जो है हम पी ए करके जो है डिनोट करेंगे। तो ये याद रखना, ये जितने भी है ना, ये सब के सब जो है इस सेट ए के पावर सेट है। क्या है? सेट ए के पावर सेट, और इसे इस ऐसे डिनोट किया जाता है। अब हमारा जो अगला जो सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो कि सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। जितने भी एक यूनिवर्सल सेट वो होता है जो कि सारे एलिमेंट को जो है कंटेन करके रखता है। तो एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि मैं अभी एक मान लेता हूँ सेट ए है। सेट ए के अंदर मैंने लिख दिया मार्च और अप्रैल। तो ये जो है सबसेट है, ये जो सबसेट है किसका? मंथ
ऑफ द ईयर्स, इसका जो है ये जो है इसका सबसेट है, और ये जो है हमारा जो है यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने अभी ये जितना भी कुछ लिखा है ना, ये मार्च और अप्रैल ये दोनों जो है इसके अंदर आएंगे, तो ये जो है यूनिवर्सल सेट जो है कहलाया जाएगा। समझ में आया, ये यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेचुरल नंबर का एग्जांपल देखते हैं, नेचुरल नंबर्स का। तो मान लो एक सेट एक्स है हमारा, जिसके अंदर की 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक है, और एक सेट हमारा वाई है जो कि ये है 1 2। तो इन दोनों में से जो एक्स वाला जो है हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके अंदर जो है ये ऑलरेडी है, अभी जितने भी नंबर है वो सब जो है इसके सबसेट हैं, और ये जो है उनका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इसके अंदर सारे आते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ कि 2 पैर वाले जानवर, 3 पैर वाले जानवर तो नहीं होते, लेकिन 2 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर, पंछी, जो पानी के अंदर रहते जानवर, एक्वेटिक एनिमल्स, ये जितने भी जानवर है ना, इनका जो सबसेट जो है वो एनिमल्स है। एनिमल्स जो शब्द है वो इनका सबसेट है, क्योंकि ये सब जो है एनिमल्स के ही टाइप है। कुछ 2 पैर वाले, कुछ 4 पैर वाले, कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं। इसलिए जो एनिमल्स जो सेट है वो इन सब का यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। अब हमारा एक और चीज़ है सेट इंटरवल्स। ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेट जो है ऐसे होगा तो उसे हम जो है ओपन इंटरवल कहेंगे, यानी कि उसमें जो है हमारी एक्स की जो वैल्यू होगी, उसके अंदर जो एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो जो है ए से बड़ी होगी, बी से छोटी होगी, लेकिन ए और बी नहीं होगी। क्या होगी? ए और बी नहीं होगी। और फिर हमारा दूसरा, अगर कोई भी सेट जो है ऐसे क्लोज ब्रैकेट में हो, यानी कि तो इनको जो हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा जो x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, और b के इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है, यानी b और a इसमें इंक्लूडेड है। फिर हमारा अगला, इसमें जो है लेफ्ट साइड हमारा जो है क्लोज इंटरवल है और राइट साइड हमारा जो है ओपन इंटरवल है। तो इसमें जो हमारा a जो है वो इंक्लूडेड है और b जो है एक्सक्लूडेड है, यानी कि हमारे जो x की वैल्यू जो है वो a के इक्वल भी हो सकती है और उससे जो है बड़ी भी हो सकती है, और b की वैल्यू जो है छोटी होगी, उसके इक्वल नहीं होगी x की वैल्यू, ठीक है ना। फिर हमारा अगला जो इंटरवल है उसमें जो हमारे लेफ्ट साइड जो है ओपन वाला ब्रैकेट है और राइट साइड हमारा क्लोज वाला ब्रैकेट है। तो इसमें जो हमारा a जो होगा वो एक्सक्लूडेड होगा, लेकिन जो b जो है वो इंक्लूडेड होगा। इसमें इसका मतलब क्या है, जो x की जो वैल्यू है वो a नहीं हो सकती, उससे जो है बड़ी होगी, और जो x की जो वैल्यू है वो b भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। इसकी एक ट्रिक भी है, तो जिस साइड जो है हमारा क्लोज इंटरवल होगा ना, वो वाला नंबर वो वाला जो चीज़ है, यानी मान लो इस साइड जो है हमारा क्लोज इंटरवल है, तो x की वैल्यू जो है a हो सकती है, और इस केस में हमारा b जो है क्लोज इंटरवल है, b के साइड जो हमारा क्लोज इंटरवल है, तो जो x की वैल्यू b हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड होएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो अगला जो पार्ट आएगा उसका जो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको जो है अभी जितना भी मैंने लिखा है, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।